हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेमपाल। ये आपकी सीरीज है और ये सीरीज आपके यूपी SSC पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। और इस सीरीज में मैं आपको कराने वाला हूं जीके जीएस का जितना भी पोर्शन है वो सारे के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप इस सीरीज को इस सीरीज के कम से कम आपको 20 से 22 एपिसोड लेने वाला हूँ और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड होंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रपति। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित मैं आपको बहुत ही जितने भी पॉलिटी में आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं मैं आपको इसी क्वेश्चन में करा दूंगा और आपको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं, आपको क्लास में ही कराता चलूंगा क्योंकि मैं आपको हर एक क्लास में पिछली क्लास का रिवाइज कराता हुआ चलूंगा। तो आप चलिए देखिए फर्स्ट नंबर हम बात करते हैं किस आर्टिकल के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। तो ये जो हमारा आर्टिकल है वो कितना है? 61। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 61 हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लें राष्ट्रपति संबंधित। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। तो आर्टिकल 72 में जो है राष्ट्रपति को क्या है? क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के द्वारा है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में है क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 123। ठीक है, आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं और महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात करते हैं कि आर्टिकल की राष्ट्रपति की शपथ की किसकी बात करते हैं। यदि हम शपथ की बात करें इसकी राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत शपथ लेते हैं तो वो आर्टिकल हमारा 60 है। कितना है? आर्टिकल 60 के द्वारा राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेते हैं। चलिए आइए फर्स्ट नंबर से बात करते हैं। देखिए फर्स्ट आर्टिकल कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 में है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 में क्या है? समानता का अधिकार। बात करते हैं आर्टिकल 15 धर्म जाति निषेध के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की। किसकी? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में जो बताया गया है वो अस्पष्टता का अंत मतलब छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। तो 18 में आर्टिकल 19 की बात करते हैं। 19 में बोलने की स्वतंत्रता। किसमें? 19 में बोलने की स्वतंत्रता। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है वालात श्रम से है। ठीक है, आर्टिकल 23 किससे? आर्टिकल 23 वालात श्रम से है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 में क्या है कि जो सिख धर्म होता है उसमें जो कृपाण रखने की अनुमति देता है वो आर्टिकल 25 देता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 32 में जो है वो संवैधानिक उपचारों का अंत आर्टिकल 32 में है और आर्टिकल 32 को ही B.R. अम्बेडकर जी ने इसे संवैधानिक आधार। इसके बाद बात कर लेते हैं आर्टिकल 32 हो चुका है और बात करते हैं इसके बाद आर्टिकल 40 की। देखिए 40 में क्या है? आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 40 में क्या है? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 44 की। आर्टिकल 44 जो है वो हमारा संबंधित है समान सभी और ये एकमात्र लागू करने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। ये एकमात्र किसमें राज्य लागू है? ये हमारा गोवा में लागू है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 50 की। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो ही कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग करता है। आर्टिकल 50 कौन अलग करता है? कार्यपालिका को। आर्टिकल 50। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में जो बताता है वो आर्टिकल 51 बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में। ठीक है, इसके बाद और बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल की। बात करते हैं हम 129 की। 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय। क्या है? 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। ठीक है, इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेते हैं एक दो। बात करते हैं 352 की। किसकी? 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। बात करते हैं 356 की। 356 में जो हमारा राष्ट्रपति शासन 356 में। बात करते हैं 360 की। 360 में क्या है? 360 में वित्तीय आपातकाल है और ये एकमात्र आपातकाल है जो कि भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 368 की। आर्टिकल कोई भी संशोधन होगा तो वो आर्टिकल 368 के द्वारा होगा और ये हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
देखिए मैंने आपको बहुत से यहाँ महत्वपूर्ण आर्टिकल करा दिया है मैंने आपको। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन के अग्रणी थे। ठीक है, देखिए बात करता सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन के अग्रणी थे, मतलब इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था। चलिए बात करते हैं। देखिए 1928 में एक आंदोलन होता है 1928 में, ठीक है, बारदौली सत्याग्रह। कौन सा होता है? बारदौली सत्याग्रह। ठीक है, ये बारदौली सत्याग्रह होता है और ये हमारा गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये मैं आपको बता दूं, ये आपको अभी जो गुड्डी का एग्जाम चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर, देखिए कि वो हुआ कब था? 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। अभी जो सरदार की उपाधि थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण डेट है 1928। देखिए 1928 में क्या होता है? साइमन कमीशन भारत आता है। कब आता है? 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो 1928 में। लेकिन यदि इसके गठन की बात करते हैं तो इसका जो गठन होता है वो 1927 में होता है। गठन कब होता है? 1927 में इसका गठन होता है। और हम बात कर लेते हैं 1928 में क्या आती है? नेहरू रिपोर्ट आती है। क्या आती है? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, नेहरू रिपोर्ट आती है। और ये जो पेश करते हैं वो मोतीलाल नेहरू। अभी मोतीलाल नेहरू जो है वो हमारे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं और एक कुछ महत्वपूर्ण डेटों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बात करते हैं 1919। देखिए सब बहुत महत्वपूर्ण, कभी कभी आपको सीरीज में लगाने के लिए पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको इस 1919 से कुछ आपको 3 से 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखिए बात करते हैं 1919 में। 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है। 1919 में क्या होता है? 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है और इसके जो अग्रणी थे वो शौकत अली और मोहम्मद अली इसके अग्रणी थे। किसके? खिलाफत आंदोलन के। और बात करते हैं 1919 में रौलक एक्ट आता है 1919 में। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जो कि क्वेश्चन है, ये है आपका 13 अप्रैल 1919 को। क्या है? 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसकी समीक्षा के लिए एक हंटर आयोग की स्थापना की गई थी 13 अप्रैल 1919 में जो कांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। मैंने आपको 1919 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए और जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला मैंने आपको बताया खिलाफत आंदोलन, दूसरा मैंने आपको बताया रौलक एक्ट और तीसरा मैंने आपको बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। ठीक है, इसके बाद और आपको कुछ देखिए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मैं आपको देखिए एक क्वेश्चन से मैं आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कराता हुआ चल रहा हूं ताकि आप टेंशन ना ले, लिखने की आपको जरूरत नहीं कि मैं आपको क्लास देने वाला हूं और इस क्लास में आपको हर एक क्वेश्चन को आपको पिछली क्लास के आपको बार बार मैं रिवाइज कराता रहूंगा ताकि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े और आपको एक बार में ही याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि उत्तर प्रदेश, कौन सा? उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु संयंत्र है? ठीक है, देखिए बात, अब मैं इस जो क्वेश्चन है आपका ये, इसमें मैं आपको जितने भी महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र हैं मैं आपको इसी क्वेश्चन में लिखवा दूंगा। देखिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में नरोडा है। कौन सा है? नरोडा।
ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु संयंत्र है? नरोरा। अब बात कर लेते हैं और महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र की, ठीक है। देखिए बात करते हैं केगा की। किसकी बात करते हैं? केगा। ये केगा हमारा कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में कौन सा है? केगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुंडनकुलम। कुंडनकुलम कलपक्कम, कलपक्कम, ठीक है। ये हमारा है तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा? कुंडनकुलम और कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसके बाद हम बात करते हैं तारापुर की। किसकी? तारापुर। तारापुर ये जो हमारा महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए केगा हो गया, नरोरा हो गया, केगा हो गया, कुंडनकुलम कलपक्कम हो गया और काकरापार, ठीक है। काकरापार, ठीक है। ये कहाँ है हमारा? काकरापार गुजरात में है, ठीक है। काकरापार कहाँ है? गुजरात, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन से आपके सारे के सारे परमाणु संयंत्र निपटा दिए। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आपको इस क्लास से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने जरूर से 100% नहीं कह सकते, लेकिन 99% इस क्लास से आपको ये 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और कल जो आपकी क्लास रहने वाली है, कल और महत्वपूर्ण क्लास रहेगी और इसी टाइम रहने वाली है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई की स्थापना। किसकी बात करते हैं? देखिए आरबीआई की स्थापना। अब देखिए मैं आपको यहाँ बैंक से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इसी क्लास में और यहीं कराने वाला हूं। देखिए बात करते हैं आरबीआई की स्थापना। तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। बात करते हैं कि समिति की सिफारिश पर होती है तो यंग हिल्टन समिति, कौन सी? यंग हिल्टन, ठीक है, यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। बात करते हैं इसके एक्ट की, मतलब इसका अधिनियम जो था वो 1934 का इसका अधिनियम था, ठीक है, 1934 का अधिनियम। बात करते हैं इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हमारा 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। बात करते हैं इसके फर्स्ट गवर्नर की। तो पहले गवर्नर की यदि बात करें तो वो हमारे आएंगे ऑसबॉर्न स्मिथ। यदि फर्स्ट भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो वो हमारे आएंगे सीडी देशमुख, ठीक है। फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख, ठीक है। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है हमारे सीडी देशमुख। इसके बाद अब देखिए आपको बैंक से संबंधित और भी बैंक हैं, उनसे भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जहां तक आरबीआई की बात होती है खत्म। अब बात करते हैं इस लोगों की। इसके लोगों में क्या है? ताड़ का वृक्ष है और बंगाल टाइगर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बैंकों की और कुछ जो महत्वपूर्ण बैंक हैं उनकी स्थापना देख लेते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। अब चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम और बैंकों संबंधित। देखिए एक बैंक हमारी आती है सिडबी, एक महत्वपूर्ण बैंक है सिडबी, ठीक है। सिडबी कभी कभी इसकी स्थापना पूछ लिया जाती है, उसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना 1990 में होती है और इसका मुख्यालय लखनऊ है, ठीक है। कहाँ है? लखनऊ। बात करते हैं नाबार्ड की। किसकी? नाबार्ड की स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है नाबार्ड की, ठीक है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई। देखिए ज्यादातर आपका बैंकों का जो मुख्यालय मिलेगा वो मुंबई ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेबी की। किसकी? सेबी की, ठीक है। सेबी की स्थापना होती है वो 1988 में होती है। कब होती है? 1988 में होती है। और बात करते हैं इसके एक्ट की, तो इसका एक्ट जो वो 1992 का इसका एक्ट है। एक्ट कब का? एक्ट 1992 का, लेकिन स्थापना कब होती है इसकी? 1988 में इसकी स्थापना होती है सेबी की। बात करते हैं, देखिए आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ। देखिए 1969 डेट क्या है? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। 1969 में कितने बैंकों का होता है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, बात करते हैं हम किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। चलिए आइए समझते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है सबसे बड़ा? राजस्थान। उसके बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश। कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश को मैं आपको बता दूं कि नामीबिया से, ये क्वेश्चन आपको करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नामीबिया से यहाँ 8 चीजें आए हैं। कौन से? आप कभी आपसे पूछ लिया पूछ लेगा कि आपको मध्य प्रदेश में ऐसा इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें नामीबिया से 8 चीते आए थे? तो वो था हमारा कुल्लू नेशनल पार्क। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। और टाइगर कहाँ से है? नामीबिया से। तो मध्य प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और बात करते हैं सबसे ज्यादा टाइगर भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। और वन सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पर कौन सा? यूपी। ठीक है। चौथे नंबर पे यूपी। ये सबसे बड़ा राज्य हो गया किसके? क्षेत्रफल की दृष्टि से। बात करते हैं सबसे छोटे की, तो सबसे छोटा राज्य हो जाता है गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा होता है हमारा? सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। ठीक है। और इसके तट को क्या बोलते हैं? कोंकण। गोवा के तट को क्या बोलते हैं? कोंकण। और मैंने आपको बताया कि गोवा जो है इसमें कौन सा आर्टिकल लागू है? आर्टिकल 44। ठीक है। आर्टिकल 44। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य होगा, बात करते हैं घनत्व के हिसाब से। किसके? जनसंख्या घनत्व। घनत्व। ठीक है। देखिए सर्वाधिक की बात करें तो ये हमारा बीआई मतलब बिहार में है। और सबसे कम की बात करते हैं, कम, ये अधिक हो गया, कम है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। और सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? बिहार में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या जो है, जनसंख्या में सर्वाधिक, देखिए जनसंख्या में सर्वाधिक की बात करते हैं किसमें? जनसंख्या में। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम की बात करते हैं तो ये हमारी जनसंख्या सिक्किम में है। ठीक है। कहाँ है? सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है हमारी? सिक्किम में सबसे कम, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में। आपका ज्यादा टाइम न लूंगा, इसके लिए मैं आपको इतनी स्पीड से कराता जा रहा हूं। ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए 1 मिनट रुकिए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं, क्या किसकी बात कर रहा है? शास्त्रीय भाषाओं की। ठीक है। भारत में शास्त्रीय भाषाएं बतानी है कितनी है। तो इसकी यदि भाषाओं की बात करते हैं तो भारत में शास्त्रीय भाषाएं 6। देखिए मैं आपको कम से कम लिखूंगा, क्योंकि देखिए लिखने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको ओरली इतनी चीज बता दूंगा कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल, जो भी आपको क्वेश्चन आने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है। देखिए बात करते हैं भारत में शास्त्रीय भाषाओं की। शास्त्रीय भाषा भारत में 6 है। सबसे नवीन, सबसे पुरानी भाषा की बात करते हैं तो वो हमारी तमिल। कौन सी है? तमिल। ठीक है। कभी कभी आपसे इसकी डेट पूछ रहे तो 2004 में आई थी तमिल। तमिल कब आई थी? तमिल 2004 में आई थी। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, अब देखिए 6 भाषा को नाम लिखते हैं। तमिल, एक हमारी तेलुगु, दूसरी कन्नड़, तीसरी मलयालम, संस्कृत, और छठी हमारी है भैया उड़ीसी।
ठीक है। छठी कौन सी है? उड़ीसी। ये उड़ीसी जो है ये सबसे नवीनतम भाषा क्लासिकल लैंग्वेज है। कौन सी है? सबसे नवीनतम, नवीनतम, ठीक है। सबसे नवीनतम कौन सी है? उड़िया। और सबसे पुरानी कौन सी है? पुरानी है हमारी तमिल, ठीक है। सबसे नवीनतम कौन सी है? उड़िया। इसके बाद देखिए मैंने आपको शास्त्रीय भाषा करा दी। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में शास्त्रीय नृत्य की, ठीक है। किसकी? शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य मतलब क्लासिकल डांस। देखिए ये भारत में जो क्लासिकल डांस है वो 8 है। कितने हैं? क्लासिकल डांस 8 है। चलिए 8 को समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं कथकली, कथकली और मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, देखिए कथकली और मोहिनी अट्टम जो है ये केरल में है। कहाँ है? केरल में कौन सा? मोहिनी अट्टम और कथकली। इसके बाद हम बात करते हैं कथक। ये कथक जो हमारा ये उत्तर प्रदेश में है। कथक कहाँ है? कथक हमारा उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं इसके बाद हम भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1 2 3 4 कितना होगा? 4। इसके बाद हम बात करते हैं मणिपुरी। कौन सा है? मणिपुरी। तो मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ओडिसी। उड़ीसी ये जो हमारा उड़ीसा का है, ठीक है। कहाँ का? उड़ीसा का। इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसी हो गया। इसके बाद बात करते हैं सत्रिया, एक सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है। और ये जो हमारा है असम का है। सत्रिया कहाँ का? असम का। और असम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, मतलब फोक डांस है। ये जो हमारा असम का जो फोक डांस है मतलब लोक नृत्य है वो हमारा बिहू, बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन सा रह गया? एक हमारा रह रहा है वो आंध्र प्रदेश, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सा है? कुचिपुड़ी, ठीक है। एक है हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सा है? कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? कुचिपुड़ी, ठीक है। तो मैंने आपको देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या करा है? भाषा करा दी और शास्त्रीय नृत्य करा दी, मतलब क्लासिकल डांस और क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भारत रत्न, ठीक है। बात करते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप भारत रत्न के बारे में, भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ? मान लीजिए कि भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ, तो इसकी स्टार्ट की बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आरंभ की बात करते हैं, ये प्रारंभ की बात करते हैं, सब बातें एक ही है। तो ये 1954 में स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? 1954, ठीक है। 1954 में स्टार्ट होता है। बात करते हैं 1954 में स्टार्ट हुआ था। तो ये इस समय जो 3 लोगों को दिया गया था, कितने लोगों को? 3 लोगों। तो एक थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली, ठीक है, सर्वपल्ली। देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट थे, ठीक है। उसके बाद में श्री गोपालाचारी, श्री गोपालाचारी, और इसके बाद सीवी रमन, ठीक है। कौन से? सीवी रमन, सीवी रमन, ठीक है। अब इसके बाद तो भारत रत्न कब स्टार्ट होता है? भारत रत्न 1954 में स्टार्ट होता है। 3 लोगों को मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री गोपालाचारी, और इसके बाद हम बात करते हैं सीवी रमन। अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसे युवा प्राप्त करता। तो सबसे युवा कौन है? सबसे युवा सचिन तेंदुलकर। सबसे युवा कौन थे? सचिन थे, सचिन तेंदुलकर, और 2014 में, ठीक है, 2014 में। और 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला था भारत रत्न। और इन्होंने 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेलने के बाद में वहां से संन्यास ले लिया था 2013 में सचिन तेंदुलकर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं संगीत के क्षेत्र में पहला और ये कौन से? सबसे युवा, ठीक है, सबसे युवा प्राप्त करता थे सचिन तेंदुलकर। इसके बाद हम बात करते हैं संगीत के क्षेत्र में फर्स्ट, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में फर्स्ट। तो यह थी हमारी MS सुब्बुलक्ष्मी, सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। 1998 में मिला था। कब मिला था?
98 में। देखिए संगीत के क्षेत्र में पहला MS सुब्बुलक्ष्मी मिला था और ये 1998 में मिला था पहला, ठीक है। इसके बाद और क्योंकि आपको एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि आपको ज़्यादातर जो लगाने वाले हैं वो आपको इसको लता मंगेशकर लगाएंगे, लेकिन लता मंगेशकर इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है MS सुब्बुलक्ष्मी। इसके बाद चले बात कर ही लेते हैं लता जी की, ठीक है। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर को 2001 में मिला था। कब मिला था? 2001 में। और इन्हें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो इन्हें मिला है उसका नाम क्या है, ठीक है। इसके बाद हम चलिए बात करते हैं 2019 में। देखिए ये भारत रत्न जो है 2019 में 3 लोगों को मिला था। कितने लोगों को मिला था 2019 में? 2019 में ये 3 लोगों को मिला था, जिसमें से प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। कौन थे? और तीसरे कौन थे? भूपेन हजारिका, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि आपकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। महिला दिवस कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये हमारा 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी और महत्वपूर्ण तारीख देख लेते हैं, चलिए आइए समझते हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को। यदि यही बात करता कि राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाते हैं। 13 फरवरी को ये जो मनाया जाता है वो सरोजिनी नायडू जी जो है उनके हैप्पी बर्थडे पर, जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। और रेडियो दिवस भी कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर ले। और इसके बाद चलिए अभी बात करते हैं और महत्वपूर्ण डेट की, ठीक है। 9 जनवरी क्या है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। इसके बाद हम बात करते हैं 23 जनवरी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है 23 जनवरी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है और 23 जनवरी को के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी को, 23 जनवरी किसको मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में, ठीक है। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का हैप्पी बर्थडे था, 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। इसके बाद हम 24 जनवरी की बात करते हैं। 24 जनवरी को मनाते हैं बालिका दिवस, ठीक है। क्या है? 24 जनवरी को मनाते हैं हम बालिका दिवस। इसके बाद बात करते हैं 25 जनवरी की। 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 2 फरवरी को। देखिए 2 फरवरी की यदि बात करते हैं, 2 फरवरी में हम वेटलैंड डे मनाते हैं, मतलब आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 13 फरवरी हो गई, 2 फरवरी हो गई। इसके बाद और हम बात करते हैं 22 मार्च की। किसकी बात कर लेते हैं? 22 मार्च। 22 मार्च को क्या है? 22 मार्च को जल दिवस, ठीक है। जल दिवस कब है? 22 मार्च को है। 22 मार्च। अप्रैल की बात करते हैं तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? 1992 में रियो में। पहला सम्मेलन कब होता है? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। और कहाँ होता है? रियो में। इसके बाद हम बात करते हैं 22 अप्रैल हो गया, 22 मई, ठीक है। 22 मई, 22 मई को मनाते हैं हम जैव विविधता दिवस, ठीक है। जैव विविधता डे, ठीक है। यदि जैव विविधता की अधिनियम की बात करते हैं, मतलब इसके एक्ट की बात करते हैं, तो इसका एक्ट जो है वो 2002 का इसका एक्ट है, जैव विविधता एक्ट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए 29 जून। किसकी बात करते हैं? 29 जून, ठीक है। 29 जुलाई और 29 अगस्त, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 29 जून की यदि हम बात करते हैं तो इसमें मनाते हैं हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय
सांख्यिकी दिवस जो मनाते हैं वो हमारे 29 जून को मनाते हैं। और आय की जनगणना, आय के बारे में जो बताता है वो कौन बताता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी जो आयोग है वो बताता है आय के बारे में, ठीक है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का मनाते हैं 29 जून को। इसके बाद बात करते हैं 29 जुलाई को। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, मतलब टाइगर डे का मनाया जाता है 29 जुलाई को। और टाइगर प्रोजेक्ट कब का है? बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 का प्रोजेक्ट है। कब का है टाइगर प्रोजेक्ट? टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 का है। बात करते हैं हम 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये हमारे मेजर ध्यानचंद का हैप्पी बर्थडे के दिन मनाते हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो पुरस्कार है उससे पहले उसका नाम क्या था, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में आया, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में आया? तो चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं गरीबी हटाओ का नारा, ये इसकी बात करते हैं तो ये हमारा पंचवर्षीय योजना में आता है। किसमें? पंचवर्षीय योजना। और ये एकमात्र ऐसी योजना थी जो 4 साल के लिए लागू की गई थी। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए लागू की गई थी। और ये एकमात्र योजना थी जो कि 4 साल के लिए लागू की गई थी। और इसकी जो डेट थी वो 1974 से 1978 तक थी। 5 पंचवर्षीय योजना, एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो कि 4 वर्ष के लिए लागू की गई थी वो कौन सी थी और कब से कब तक? 1974 से 1978 तक। बात करते हैं हम, देखिए और चलिए महत्वपूर्ण कुछ पंचवर्षीय योजना है वो देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, पहली की, ठीक है। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसकी जो मॉडल की बात करते हैं तो इसका हेरेड-डॉमर मॉडल था। मॉडल कौन सा था? हेरेड-डॉमर मॉडल था इसका मॉडल। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं मॉडल कौन सा था? हेरेड-डॉमर मॉडल। इसके बाद हम बात करते हैं प्राथमिकता किस पर दी थी इसमें पहली पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी थी वो हमारी कृषि पर दी थी। पहली पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता किसकी दी थी? कृषि पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, प्राथमिकता हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। जैसे ब्यास परियोजना थी, हमारी भाखड़ा नागल परियोजना थी, या फिर दामोदर नदी घाटी परियोजना भी ये जो थी पहली पंचवर्षीय योजना में लागू की जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना 2 दूसरी, इसके कार्यकाल की बात करते हैं तो 1951 से 1956 तक, ठीक है। 2 की बात करते हैं तो 1956 से 1961 तक, ठीक है। कब से? 56 से 61 तक। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, पहली बात इसकी प्राथमिकता की बात करते हैं तो इसमें प्राथमिकता दी गई थी वो हमारे उद्योग को दी गई थी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता किस पर दी गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता जो दी गई थी वो हमारी उद्योग पर दी गई थी। और बात करते हैं हम इसके मॉडल की, तो इसका जो मॉडल था वो पीसी महानलोविस था। मॉडल कौन सा था? पीसी महानलोविस इसका दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। और इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात की स्थापना होती है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? कौन सी लौह इस्पात थे? भिलाई था, दुर्गापुर और हमारा राउरकेला। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। यदि अभी यही बात कर लेते हम तीसरी पंचवर्षीय योजना, किसकी? तीसरे का कार्यकाल था 1961 से 66, ठीक है। 1961 से 66 तक इसका कार्यकाल था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक ही लौह इस्पात स्थापित किया गया था जो कि बोकारो था। एकमात्र लौह इस्पात कौन सा था जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? तो वो था हमारा बोकारो, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। यदि आपको
आज की क्लास यहीं रखते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।